हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम लोग केमिस्ट्री का लेसन नंबर फर्स्ट, ठीक है, लेसन फर्स्ट का क्वेश्चन आंसर देखेंगे एमसीक्यू के फॉर्म में। वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखा जाएगा। चलिए तो टाइम ज़्यादा खोटा ना किया जाए और स्टार्ट करते हैं। कहता है श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। श्वसन जो है, जो हम लोग सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, ठीक है, तो ये कौन सा रासायनिक अभिक्रिया है। क्या ये उपचयन अभिक्रिया है, ठीक है, क्या ये संयोजन अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है कि ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। सभी के बारे में समझते हैं। उपचयन रिएक्शन वो होता है जो रिडक्शन होता है, ठीक है, यानी जिसमें अपघटन की क्रियाएं होती है उसको हम लोग उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। क्या बोलेंगे? उपचयन रिएक्शन। देखो बच्चे, देखिए इसमें क्या है, उपचयन अभिक्रिया, ये रिडक्शन होता है, ठीक है ना। ये कौन सा रिएक्शन होता है? रिडक्शन। रिडक्शन संयोजन यानी ये कंपोजिशन, ये संयोजन यानी कंपोजिशन करता है, एक दूसरे को बनाता रिएक्शन है। जैसे दो या दो से मिल करके जो अभिक्रिया बना उसको क्या बोलेंगे? संयोजन अभिक्रिया। इसमें क्या होता है, यह ऊष्माक्षेपी जो रिएक्शन है, इसको बनने के बाद ऊष्मा अपने आप निकलती है, तो उसे हम लोग बोलेंगे ऊष्माक्षेपी रिएक्शन। क्या बोला जाएगा? ऊष्माक्षेपी रिएक्शन, ठीक है। थोड़ा लाइट नहीं आ रही थी स्टार्टिंग फेज में। जो हम वैसा रिएक्शन जिसको बनने के बाद ऊष्मा क्या होता है और ज्यादा लगता है, ऐसे रिएक्शन को ऊष्माशोषी रिएक्शन कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? श्वसन किस प्रकार के रिएक्शन है? तो श्वसन ऊष्माक्षेपी रिएक्शन है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन की ओर चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बुझा हुआ चूना यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और अनबुझा हुआ चूना अगर रहे या काली चूना रहे तो आंसर आपका CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड होगा। क्लियर है? तो बुझा हुआ चूना का फॉर्मूला होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये संगमरमर का फॉर्मूला है और ये कैल्शियम का फॉर्मूला है, ठीक है ना। और ये सिंपली चूना का फॉर्मूला है कैल्शियम ऑक्साइड। क्लियर है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बुझा हुआ चूना। बुझा हुआ चूना का फॉर्मूला हो जाएगा, बुझा हुआ चूना का फॉर्मूला हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम का वैलेंसी 2 होता है, हाइड्रोक्साइड का वैलेंसी 1 होता है। चलिए तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? देखिए, जब साग सब्जी या पेड़ पौधे सड़ गल जाते हैं, ठीक है, जिससे कंपोस्ट बनाई जाती है, उर्वरक का उपयोग किया जाता है, उर्वरक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, तो ये कौन सा अभिक्रिया है? क्या बनने के बाद ऊष्मा एक्स्ट्रा लगता है कि वहां से अपने आप कोई ऊष्मा निकलती है, ठीक है, उभयगामी अभिक्रिया, ये सब बतलाते हैं अभी। तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया तो नहीं होगा, इसको बनने में ऊष्मा नहीं लगता है, ठीक है। ये जब बन जाता है तो कुछ गैस इवॉल्व होती है, कुछ गैसेस निकलती है। जब गैस निकलेगा तो उसमें क्या होगा? ऊर्जा का निष्कासन होगा, यानी ऊर्जा निकलेगा। और जब ऊर्जा निकलता है तो उसको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। और ऊष्मा लगेगा तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया। अब देखिए, उभयगामी अभिक्रिया क्या होती है? कोई रिएक्शन दोनों तरफ से पॉसिबल होती है। जैसे मान लिया जाए कि अगर ये H है, हाइड्रोजन H2, और इसको क्लोरीन के साथ रिएक्शन कर दिया जाए, ठीक है ना, Cl2 के साथ, तो ये जो बनाता है ये क्या बनाएगा? HCl। क्या बनाएगा? HCl। डिकम्पोज जब करा जाएगा, फिर से इसको डिकम्पोज करेगा, तो हाइड्रोजन और क्लोरीन में अगर टूट जाता है तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है? उभयगामी अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाएगी? उभयगामी अभिक्रिया। अब देखिए अगला जो है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ये क्या है प्रतिस्थापन अभिक्रिया? मान लिया जाए कि यहाँ पे है Fe है, ठीक है, और इस तरफ एक एक्वा सॉल्यूशन लिया हुआ है कॉपर सल्फेट CuSO4 का। अब क्या होता है,
ये आयरन जो है वो हाईली रिएक्टिव होने के वजह से, क्या होने की वजह से, ये हाईली रिएक्टिव होने के वजह से आयरन किसको, इसको डिस्प्लेस कर देता है, हटा देता है, और इसके जगह पर ये शिफ्ट हो जाता है, क्या बनाएगा FeSO4 और बाहर में प्रेसिपिटेट कर जाएगा Cu। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का सिंबल इस प्रकार से होता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि प्रतिस्थापन। तो आपका क्वेश्चन क्या था, जब साग सब्जी गल जाती है, विघटित हो जाती है, कंपोस्ट बन जाता है, तो कौन सा विक्रिया होता है कंपोस्ट बनने में, तो ये ऊष्माक्षेपी रिएक्शन होता है। क्या होता है, ऊष्माक्षेपी एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ऊष्माक्षेपी रिएक्शन को क्या कहा जाता है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस कहा जाता है। तो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है सिल्वर क्लोराइड यानी AgCl। सिल्वर क्लोराइड का फॉर्मूला होता है AgCl। का रंग कैसा होता है, तो इसका रंग होता है श्वेत। इसका रंग कैसा होता है, श्वेत यानी सफेद, व्हाइट होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फेरस सल्फेट का क्रिस्टल का रंग कैसा होता है। अब देखिए क्रिस्टल में यानी कि रवाकरण होता है। क्रिस्टल यानी रवाकरण। रवा क्या है, जब देखते हो चीनी से बतासा बनाया जाता है तो यही क्रिया रवाकरण कहलाता है। एक जो ईख से यानी गन्ना से केतारी से क्या बनता है, जब गुड़ बनाया जाता है, मीठा बनाया जाता है, तो आप देखिएगा कि मीठा का दो प्रकार होती है। एक मीठा का ढेलिया होता है एक टाइप, और दूसरा मीठा का ढेलिया होता है चीनी जैसा खुरदरी रब्बे टाइप में, यही रवा होता है। ठीक है ना। NaCl भी क्या है, तो यह भी एक प्रकार का रवा है। मिश्री क्या है, तो यह भी एक प्रकार का रवा है। चीनी क्या है, तो यह भी एक प्रकार का रवा है। ठीक है ना। तो कहता है कि फेरस सल्फेट का क्रिस्टल का कलर कैसा होता है, तो हरा होता है। चलिए बच्चों एक बार देख लीजिए कि फेरस सल्फेट का कैसा, सारा का क्रिस्टल मैं आपको लिख देता हूं। यहां पे आपको बताया जा रहा है FeSO4 इंटू 7H2O। क्या लिखा, FeSO4 इंटू 7H2O, और होता है CuSO4 इंटू 5H2O, और एक और फॉर्मूला होता है ZnSO4 इंटू 7H2O, है ना। समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे ये मैं बताना चाहता हूं, देखिए ये होता है हरा, इसका कलर क्या होता है, हरा, इसीलिए इसका नाम है हरा कशिश। इसका कलर होता है नीला, इसलिए इसका नाम है नीला कशिश। इसका कलर क्या होता है, उजला यानी सफेद। क्या होता है, उजला यानी सफेद। ठीक है ना। चलो बच्चों एक बार फिर से आप ध्यान देंगे कि कैसे कैसे इस कलर के बारे में मैं व्याख्या कर रहा हूं। यहां देखिए एफ है, ये क्या है एफ, ये क्या है सी, और ये क्या है लास्ट वाला जेड। ठीक है ना। अब देखो एफ के बगल में इर्द गिर्द में जी होता है कि नहीं होता है, सी के इर्द गिर्द में बी होता है कि नहीं होता है, और जेड के इर्द गिर्द में क्या होता है, व्हाइट डब्लू होता है। तो याद रखिएगा, कंफ्यूजन नहीं कीजिएगा कि जब FeSO4 रहेगा तो हरा होगा, G फॉर ग्रीन, और यहाँ C यानी ब्लू होगा नीला, और ये जिंक यानी व्हाइट होगा। तो आपको समझ में आ गया कि जो क्रिस्टल होता है, देखिए यही वाला पोर्शन क्रिस्टल कहलाता है। FeSO4 इंटू 7H2 जो है ना, यही क्या कहलाएगा, क्रिस्टल कहलाएगा, और ये फेरस सल्फेट का कलर क्या देगा, ग्रीन देगा। ठीक है साथियों, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि फेरस सल्फेट का कलर कैसा होता है, हरा होता है। अगला क्वेश्चन है नाइट्रोजन ऑक्साइड के धुएं का रंग कैसा होता है, जो इसका स्मोक निकलता है NO2 नाइट्रोजन ऑक्साइड का, तो इसका धुआं का कलर कैसा होता है, तो धुआं का कलर भूरा होता है। धुआं का कलर कैसा होता है स्टूडेंट, तो ये भूरा होता है। अगला क्वेश्चन है 7 में, निम्नलिखित में कौन सी अभिक्रिया संतुलित है, यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के थ्रू कौन इसमें सही है, संतुलन है। तो संतुलन का मतलब ये होता है कि रिएक्टेंट में यानी कि अभिकारक, और इधर वाले को बोला जाता है प्रतिफल। तो अभिकारक में देखा जाए कि कितना वो एटम है, और प्रतिफल में भी वही है कि नहीं। तो इधर वाला रिएक्टेंट होती है, क्या होती है स्टूडेंट, तो इधर वाला रिएक्टेंट होता है। तो यहां से यहां तक ये मान के चलिए कि ये रिएक्टेंट है। क्या है, ये रिएक्टेंट है, और इधर से इधर ये क्या है स्टूडेंट, तो ये प्रोडक्ट है। ठीक है ना। तो रिएक्टेंट में आयरन का एगो है, तो एगो है, यहां भी एगो है। चलिए ये बात को सही हो गया। बट यहां पे क्लोरीन कितना है, तो क्लोरीन यहां पे 2 है, और यहां क्लोरीन 3 है, इस वजह से ये गलत हो गया, यानी ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है। अगला देखिए क्या है बच्चों, तो नाइट्रोजन यहाँ पे एक नाइट्रोजन और एक नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन, तो इधर भी हो गया 2 नाइट्रोजन, यानी कि ये नाइट्रोजन के शर्त में सही है। आयरन यहाँ पे कितना है, तो आयरन ये 4 है, और सॉरी यहाँ पे हाइड्रोजन 4 है, और
यहाँ पे हाइड्रोजन भी 4 है, ये दोनों कंबाइन करके 4। ऑक्सीजन कितना है तो 2 है, और यहाँ देखा जाए इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ऑक्सीजन भी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से देख रहे हो स्टूडेंट कि इधर के जितना रिएक्टेंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे देख लो आयरन एक ही गो है, यहाँ आयरन 2 गो है, तो इस वजह से ये गलत हो गया। यहाँ पे देखिए क्लोरीन, क्लोरीन यहाँ पे 2 गो है, लेकिन इस तरफ क्लोरीन एक ही गो है, तो इस प्रकार से ये भी गलत हो गया। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, आपको ये समझ में आ गया होगा कि कौन सा रिएक्शन इसमें संतुलित है, तो रिएक्शन नंबर बी इसमें संतुलित है। अगला क्वेश्चन कहता है कि अभिक्रिया CuO और H2, Cu प्लस H2O में किस प्रकार का अभिक्रिया है। तो देखिए यह अपचयन अभिक्रिया है। क्या अभिक्रिया है? अपचयन अभिक्रिया है। चलो बच्चों देखिए अपचयन अभिक्रियाएं क्या होती है, ठीक है ना। ऑक्सीडेशन होता है, रिडक्शन होता है, इसका भी कॉन्सेप्ट हम आपको बतला देते हैं अभी तुरंत, जस्ट ए मिनट। तो बच्चों ध्यान दीजिए कि यह रिएक्शन किस प्रकार की है। चलिए तो देखो यहां पे CuO और प्लस H2 है, इस तरफ क्या है Cu प्लस H2O है। क्या है ये? Cu प्लस H2O है। यहां पे ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। क्या होता है? ऑक्सीडेशन नंबर 0, ठीक है ना। इसका ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा +1। तो कह रहा है कि हाइड्रोजन में जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में हो रहा है तो हाइड्रोजन में क्या होगा, ऑक्सीकरण संख्या बढ़ेगा। जब ये बढ़ रहा है 0 से 1 हो रहा है तो बढ़ेगा, बढ़ता है तो उसको ऑक्सीडेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑक्सीडेशन, ठीक है ना साथियों, ऑक्सीडेशन कहा जाएगा। और जब यहां पे देखो कॉपर के साथ, तो कॉपर का यहां पे हो जाएगा +2। कैसे होगा +2? ऑक्सीजन का आप लोग जानते हो कि -2 वैलेंसी होती है, तो इस पर +2। यहां कॉपर पर 0 क्यों हो रहा है? जब ये अकेले रहता है यानी किसी के साथ रिएक्शन नहीं किए हुए रहता एलिमेंट्स, तो वो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0। जैसे हाइड्रोजन किसी के साथ रिएक्शन नहीं है, सिर्फ हाइड्रोजन के साथ ही है, अलग कोई और एलिमेंट के साथ रिएक्शन करे रहता तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कुछ और ही होता, ठीक है। और ये कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? 0 है। अगर आपको ये बात नहीं समझ में आया तो कमेंट करके हमको बतला सकते हैं कि ये हमें नहीं समझ में आया कि ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकाला जाता है, तो मैं अगले क्लास में ये चीज मैं बतला दूंगा, ठीक है। तो अब देखिए यहां पे क्या कह रहा था, अभिक्रिया में किस प्रकार की अभिक्रिया है। अब देखो तो यहाँ पे क्या आप देख रहे हो कि ये 2 से 0 हो जा रहा है, तो घट रहा है, तो घट जाता है जो रिएक्शन क्या कहलाता है? रिडक्शन रिएक्शन कहलाता है। ऊपर वाला रिएक्शन ऑक्सीडेशन रहा, नीचे वाला रिएक्शन रिडक्शन रहा। तो कहा जा रहा है इस प्रकार से अभिक्रिया में टोटल में कौन सी अभिक्रिया हो रही है, तो ये अभिक्रिया हो रही है अपचयन का अभिक्रिया हो रहा है। कौन सा रिएक्शन हो रहा है? अपचयन हो रहा है, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में उपचायक कौन है? उपचायक कौन है, ठीक है ना। तो उपचायक यहाँ पे ऑक्सीजन है, इसके अलावे सारे के सारे अपचायक है। अपचायक यानी ऑक्सीडेशन, सारे के सारे क्या है? अपचायक है, ठीक है। ये सब याद रखिएगा। तो आपको ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अपचायक की कैटेगरी में याद रखिएगा। इन तीनों को अपचायक की कैटेगरी में याद रखिएगा, ठीक है ना, कि ये क्या है? अपचायक है, ये क्या है? अपचायक है, ये क्या है? अपचायक है। अपचायक यानी ऑक्सीडेशन है, और ये वाला पार्ट हमेशा रिडक्शन है, क्योंकि जब ऑक्सीजन का त्याग हो जाता है तो वो रिडक्शन बनाता है। तो इस प्रकार से ये क्या हो गया? अपचायक है, उपचायक है। ऑक्सीजन क्या है? उपचायक है। अगला क्वेश्चन है, कहता है कि शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। यहाँ पे एक डैश छूट गई है कि शरीर में भोजन का पचना कौन सी अभिक्रिया है। तो देखिए ये भी अभिक्रिया क्या है? ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है। कौन सी अभिक्रिया होती है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है। तो जो भोजन पचता है वो किस विधि द्वारा पचता है? तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन द्वारा। अगला क्वेश्चन है, चांदी के संक्षारण के फलस्वरूप, यानी जब चांदी क्या होती है? डिकम्पोज हो जाती है, चांदी जब घिस जाता है, ठीक है ना, फलस्वरूप उस पर किस रंग की परत बनती है? तो उस पर काली रंग की परत बन जाती है। जब चांदी बहुत दिन के बाद देखिएगा कि खराब हो गया, ठीक है, रिएक्शन कर लिया, तो उस पर काला काला परत चढ़ जाता है।
अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के साथ जलता है? तो बिना ज्वाला के साथ कौन जलेगा? कोयला जलेगा। देखिए ये सब ज्वाला देगा, ये भी ज्वाला देगा। कोयला कौन? जो देखते हैं पत्थर कोयला जो होता है, खाना पकाने वाली कोयला होती है, ठीक है ना, जो लकड़ी से प्राप्त कोयला नहीं, जो खादान से निकाला जाता है कोयला, वो बिना ज्वाला के साथ जलती है। मीथेन गैस जो आपके घर में सिलेंडर होती है, उसमें मीथेन गैस का भी पार्ट होता है, ठीक है ना, एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, तो उसमें ये भी लौ निकलती है, इसमें भी लौ, इसमें भी लौ, और ये बिना ज्वाला के साथ में जलती है। अगला है अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया होने पर लवण और जल बनते हैं। यह अभिक्रिया क्या कहलाता है? तो यह अभिक्रिया उदासीन अभिक्रिया कहलाता है। देखिए एक प्रकार की एसिड जो होता है वो पॉजिटिव जैसा ट्रीट करता है, और बेस जो होता है वो कैसा ट्रीट करता है? तो वो नेगेटिव जैसा ट्रीट करता है। अब एसिड और बेस को मिला दीजिएगा तो उदासीन बन गया। जैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू आप इसको समझ सकते हैं कि कैसे ऐसे होता है। तो मान लिया जाए कि हाइड्रोजन आयन है, ये क्या है? हाइड्रोजन आयन है, और ये हाइड्रोक्साइड आयन है, ठीक है ना। ये हाइड्रोजन आयन को आप जानते होंगे कि ये अम्ल के जैसा ट्रीट करता है, हाइड्रोक्साइड बेस की जैसा ट्रीट करता है, क्षार की जैसा ट्रीट करता है। तो जब ये दोनों रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा? वाटर बनेगा, और वाटर एक अभिक्रिया उदासीन है। इसका पीएच मान क्या होती है? तो इसका पीएच मान 7 होता है। वाटर का पीएच मान कितना होता है? वाटर का पीएच मान 7 होती है। तो अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया होने पर लवण और जल बनते हैं, तो यह अभिक्रिया क्या कहलाती है? उदासीकरण, यानी न्यूट्रल रिएक्शन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रासायनिक अभिक्रिया को व्यक्त किया जाता है, तो व्यक्त किसमें करेंगे? तो व्यक्त संकेत के रूप में करेंगे तो नहीं। देखिए सारा का इन्वॉल्वेशन है, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया को व्यक्त समीकरणों के द्वारा किया जाता है, रिएक्शन लिख करके। जब जो मैंने बहुत सारे रिएक्शन लिखा। अगला क्वेश्चन है कि लाल तप्त, तप्त मतलब पूरा गर्म, लाल तप्त लोहे पर जलवाष्प को प्रवाहित किया जाएगा तो क्या बनेगा? तो इस प्रकार से ये हेमाटाइट बनेगा, ठीक है ना। क्या बनेगा? Fe3O4, Fe3O4। लाल तप्त लोहा पर जब जल को प्रवाहित किया जाता है या गर्म पानी को प्रवाहित किया जाता है तो Fe3O4 बनता है, ठीक है ना, हेमेटाइट बनता है। कहता रासायनिक अभिक्रिया में जलीय विलयन को कैसा प्रतीत होता है? तो जलीय विलयन का सिंबल क्या है? सॉलिड यानी ठोस, ये ठोस का सिंबल है, और ये तरल का सिंबल है यानी लिक्विड का सिंबल है, एक्वस यानी जलीय का सिंबल है, और ये G4 गैस का सिंबल है। तो आपको याद हो गया होगा कि जब जलीय विलयन रहता है, जैसे CuSO4 का ये जलीय विलयन है, क्या है? एक रिएक्शन जब मैं लिखता हूं, अगर जब मैं रिएक्शन लिखता हूं Fe प्लस CuSO4 और यहाँ रिएक्शन में क्या आ जाएगा? FeSO4 और कॉपर प्रेसिपिटेट करेगा। कॉपर क्या करेगा? प्रेसिपिटेट करेगा। तो ये देखिए ठोस है यानी सॉलिड है। ये क्या है? एक्वस है। ये क्या है? एक्वस है। ये क्या है? एक्वस है। और ये क्या है? सॉलिड है। तो ये एक्वस जब लिखा हुआ रहेगा तो ये समझिए कि जल में घुला हुआ ये पार्टिकल्स है। क्या है? जल में घुला हुआ पार्टिकल। कैसे इसको बनाते हैं? एक टेस्ट ट्यूब में लेकर के उसमें अम्ल एसिड को रखा जाता है और कॉपर सल्फेट का एक सॉल्यूशन आता है, उसको में आयरन के बरादे को डाल दिया जाता है। तो आयरन का बरादा कॉपर सल्फेट के साथ में डिसॉल्व हो जाता है और कॉपर आयरन सल्फेट के साथ में डिसॉल्व हो जाता है और कॉपर नीचे तली में दही के जैसा जम जाता है। तो इस प्रकार से ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हो गया। तो आपका यहाँ पे तो इतना डिटेल्स था नहीं। क्या है कि जलीय विलयन या एक्वस सॉल्यूशन का सिंबल क्या है? तो आंसर हो जाएगा AQ। एक्वस सॉल्यूशन का सिंबल क्या है? तो AQ है। अगला क्वेश्चन है चिप्स की थैली में चिप को उपचायन से बचने के लिए कौन सी गैस भरी जाती है? तो नाइट्रोजन गैस भरा जाता है। देखते हो कि आप जब चिप्स लेते हो या कुरकुरे खाते हो तो पूरा उसका पैकेट एकदम फूला हुआ रहता है और पैक रहता है। पैकेट है तो मटेरियल बहुत कम रहता है, लेकिन पैकेट पूरा फूला हुआ है। तो ये क्या होता है ना कि जब हवा निकाल दिया जाएगा तो कुछ ही दिन में वो खराब हो जाएगा, ठीक है। वो फूड पॉइजन का भी वो कारण बन सकता है। तो इसमें क्या होता है, नाइट्रोजन गैस भर देते हैं। नाइट्रोजन गैस N2 जब भर दिया जाता है तो क्या होता है, जब N2 भरने के बाद
नाइट्रोजन गैस इसमें जब भर दिया जाता है तो ये किसी प्रकार से इस पर किसी का हमला नहीं, यानी कोई कीटाणु जीवाणु घुस नहीं पाता है और ये संरक्षित रहती है, यानी कि चिप बहुत दिन तक ये मतलब कि खराब नहीं हो पाएगी। तो कौन सा गैस भरा रहता है? नाइट्रोजन गैस। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको भी ये बात समझनी चाहिए कि फूला हुआ में कौन सा, फूला हुआ जो चिप्स के पैकेट होती है, कुरकुरे का पैकेट होती है, उसमें कौन सा गैस भरा रहता है? तो नाइट्रोजन गैस भरा रहता है। अगला क्वेश्चन है क्लोरोफिल, यानी क्लोरोफिल। चलिए आप बच्चों एक बार क्लोरोफिल का फॉर्मूला मैं लिख दे रहा हूं, क्लोरोफिल का फॉर्मूला मैं लिख दे रहा हूं, आप इसको देखिए। क्लोरोफिल का फॉर्मूला होता है C55 H72 N4O5 Mg, ठीक है ना? C55 H72 N4O5 Mg। अब पूछता है क्लोरोफिल में कौन सा तत्व होता है, ठीक है? कौन सा तत्व यानी कौन सा मेटल्स होता है? तो मैग्नीशियम होता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछता है, क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो मैग्नीशियम। क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो आंसर आप क्या देंगे? मैग्नीशियम पाया जाता है। क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्लोरोफिल और सूर्य प्रकाश, यानी ये वाला रिएक्शन सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में पौधे वायु से कार्बन डाइऑक्साइड एवं पृथ्वी से जल ग्रहण करके अपना भोजन तैयार करते हैं। यह किस प्रकार का रिएक्शन है? पूरा के पूरा जब क्वेश्चन बन जाता है, भोजन बन जाता है, तो कौन सा रिएक्शन है? तो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है, यानी फोटोसिंथेसिस रिएक्शन है। क्या है ये? फोटोसिंथेसिस रिएक्शन है। चलिए बच्चों, तो ये क्लियर है कौन सा रिएक्शन है? फोटोसिंथेसिस रिएक्शन है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में रिडॉक्स अभिक्रिया कौन सी होती है? यानी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों जब रिएक्शन होती है तो उसे रिडॉक्स रिएक्शन कहा जाता है। रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है? जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ अभिक्रियाएं होती है तो उसे रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं, यानी जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो। तो देखिए यहाँ पे आप देखो, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0, इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1, इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1। अब ये देखो हाइड्रोजन को H 0 से 1 में जा रहा है, तो जब बढ़ रहा है तो ऑक्सीडेशन, बढ़ रहा है तो क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन। और यहाँ पे देखो 0 से -1 हो रहा है तो घट रहा है, तो घट रहा है तो इसको क्या बोलेंगे? रिडक्शन बोलेंगे, ठीक है ना? ऐसा कोई और में रिएक्शन नहीं होगा। तो इस प्रकार से रिडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है? तो वैसा अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपकरण दोनों होता है, ठीक है? एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि रिडॉक्स रिएक्शन कैसे होती है? पहले ऑक्सीडेशन होता है, बाद में रिडक्शन होता है, पहले रिडक्शन होता है, बाद में ऑक्सीडेशन होता है, कि दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ होती है। यानी ऑक्सीकरण और अपकरण की अभिक्रियाएं जब साथ साथ होती है तो उसको हम लोग बोलेंगे रिडॉक्स अभिक्रिया या रिडॉक्स रिएक्शन। अगला क्वेश्चन है, समीकरण के बाएं और दाएं दोनों और प्रत्येक प्रकार के परमाणु की संख्या समान होती है, यह समीकरण क्या कहलाता है? अभी देखे थे स्टार्टिंग फेज में कि ऐसा संतुलित यानी कि बैलेंस रिएक्शन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 21, CuO कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके ये बनाता है, तो किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यह भी अभिक्रिया क्या है? उपचयन अभिक्रिया। पहले भी हुआ था, उपचयन अभिक्रिया है। कहता है निम्नलिखित में कौन सा समीकरण संतुलित है? देख लीजिए, अब तो आपको इतना एक्सपीरियंस हो गया। यहाँ पे हाइड्रोजन 2, यहाँ पे हाइड्रोजन 1, यानी ये गलत है ना? यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? गलत है। यहाँ पे मैग्नीशियम 1, यहाँ पे मैग्नीशियम 1, ये सही। बट यहाँ पे ऑक्सीजन 2, यहाँ पे ऑक्सीजन 1, यानी गलत। आयरन 1 क्लोरीन 2, आयरन 1 क्लोरीन 1, ये भी गलत। Zn 1, यहाँ भी Zn 1, ये सही। हाइड्रोजन 2, यहाँ भी हाइड्रोजन 2, सही। सल्फर 1 सही। ऑक्सीजन 4 यानी सही। तो आपको ये बातें समझ में आ रही होगी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक है? निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक है? तो ऑक्सीकारक है, अभी इसके पहले ही वाला क्वेश्चन में ऑक्सीकारक बता दिया गया था। ऑक्सीकारक यानी रिडक्शन, ऑक्सीकारक यानी रिडक्शन, याद रखिएगा, ऑक्सीकारक यानी रिडक्शन। तो ये सब रिडक्शन है और ये जितना भी है ये ऑक्सीडेशन है। ये सब क्या है? ऑक्सीडेशन यानी अवकारक है। यहाँ पे नोट कर लीजिएगा कि ये क्या है? तो यह एक अवकारक है। ये यहाँ से क्या आएगा? ये अवकारक है।
ये अवकारक है और ये क्या हो गया, ऑक्सीकारक है। ये क्या है, ऑक्सीकारक। ठीक है बच्चों। अब ये ऑक्सीकारक है, आप इसको अगर इंग्लिश में कहोगे तो अपकारक है, तो इसको हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या हो जाएगा, सॉरी, रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। ठीक है ना, और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। क्लियर है, याद रखिएगा। ये क्या रहेगा, ऑक्सीकारक यानी रिडक्शन ऑक्सीजन, और ये जितना है हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड और H2S यानी हाइड्रोजन सल्फाइड, ये सब के सब क्या है, ऑक्सीकारक है। कहता है ये रिएक्शन जो दिया हुआ है वो किस प्रकार की रिएक्शन है, तो ये भी रिएक्शन ऑक्सीकरण है। ऑक्सीकरण यानी क्या, कैसे हो रहा है ऑक्सीकरण, तो यहाँ पे देखो कॉपर के साथ में, यहाँ कॉपर के साथ में देखिए, तो कॉपर क्या है, आपको ये नजर आ रहा होगा कि यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर कॉपर का 0 हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर कॉपर का 0 हो रहा है। और यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ कॉपर का +2 हो रहा है, तो बढ़ रहा है कि घट रहा है, तो बढ़ रहा है। तो जब बढ़ता है तो ये रिएक्शन क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाता है। क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाता है। क्वेश्चन है, दूध से दही बनना कैसा परिवर्तन है, तो जब क्या है, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। आप लोग को ये पता ही होगा कि भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में क्या डिफरेंस है। तो देखिए, भौतिक परिवर्तन कहता है कि कोई रिएक्शन इधर से इधर दोनों तरफ पॉसिबल हो, और ये रिएक्शन कहता है कि एक ही तरफ पॉसिबल हो। जैसे मान लिया जाए यहाँ पे पानी है ना, पानी को जब ठंडा कर देंगे तो बर्फ में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा, बर्फ में। और जब बर्फ को ठंडा कर, सॉरी, गर्म करेंगे तो पानी में बदल जाएगा। लेकिन ये मान लिया जाए कि चावल है और गर्म करेंगे तो ये भात बन गया। क्या बन गया, भात बन गया। ठीक है, तब फिर से भात से चावल बना सकते हैं क्या, तो जब इधर से इधर रिएक्शन नहीं हो पाए तो इसको रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और ये दोनों तरफ होते जाए, जब गर्म करें तो ऐसे, ठंडा करेंगे तो ये बार बार ये रिएक्शन होते रहे, तो ये भौतिक रिएक्शन कहलाता है। तो जब दूध से क्या है, दूध से एक बार दही बन गया तो फिर से दही से दूध तो नहीं बन पाएगा, तो इस प्रकार से ये रासायनिक अभिक्रिया होगी। ठीक है, तो 25 क्वेश्चन ले लिया गया है। 25 क्वेश्चन अगले स्लॉट में मैं लेकर के हाजिर होता हूँ।